हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आज हम रिवाइज जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, और रिवाइज का मतलब पूरा खत्म। मतलब अब जो आने वाले टाइम में हम जितने भी चैप्टर करेंगे, कोशिश रहेगी कि एक दिन में खत्म करें, नहीं तो 2 दिन में तो 100% ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर बात करें आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रूल्स है। यहाँ पे रूल ऑफ डेबिट एंड, हाँ जी, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक मिनट, नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? आपको ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? आप इधर आओ, इधर आ गया हूं। अरे अभी देखते हैं, आपको बाद में रिवीजन कैसे करोगे? ये वाली करते बंद। चलो देखिए, रूल ऑफ डेबिट, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। अब सर इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मैं क्वेश्चंस को भी टिक करा दूंगा और साथ के साथ सारा लेके चलेंगे। तो सर इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक है और तीनों बहुत आसान है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों ही बहुत आसान है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है हमारा रूल या टाइप ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अब सर मॉडर्न अप्रोच कौन सा है? अब ये चीजें मैं पहले बहुत अच्छे से करा चुका हूं और इसके बिना तो मैंने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। इसके अंदर मैंने बताया था हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ये एक था हमारा नेचर और एक था हमारा साइट। एक हमारा था नेचर और एक रखा था हमने साइट। नेचर की बात करें तो हमने नेचर को 4 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया था और कुछ उसके सब पार्ट में भी डिवाइड किया था। नेचर में हमने कहा था आपके बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या होंगे? एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल रेंट, परचेज, सैलरी एंड एक्सेट्रा। ये था हमारा नेचर, जिसमें मैंने बोला था जितने भी खर्चे हैं वो सारा का सारा हमारा उसको एक्सपेंस बोलेंगे, और एक्सपेंस क्या है? हमारे एक तरीके का नेचर है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था इनकम, जिसको हमने रेवेन्यू भी बोला था। इसके अंदर क्या क्या था? एग्जांपल सेल्स, रेंट रिसीव एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पे मैंने रखा था इसके अंदर एसेट। एसेट्स का एग्जांपल क्या था? कैश, गुडविल, प्लांट एंड एक्सेट्रा। फोर्थ नंबर पे जो मैंने रखा था दैट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का एग्जांपल जैसे लोन एंड क्रेडिटर। और एक फिफ्थ मैंने अलग से बताया था कि भाई कैपिटल। एक अलग से क्या बताया था मैंने? कैपिटल। तो ये तो सारे के सारे हमने पार्ट में डिवाइड कर दिए थे नेचर। अब अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। साइड को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। नंबर 1 डेबिट और नंबर 2 क्रेडिट। अब अगर हम डेबिट की बात करें और क्रेडिट की बात करें तो डेबिट में मैंने बोला था आपको 2 पार्ट से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका इंक्रीज के अकॉर्डिंग या डिक्रीज। पहले नॉर्मल बता देते हैं। इसमें 2 बातें थी, सारे के सारे एक्सपेंस और दूसरा कौन सा रखा था? सारा एसेट। और यहां पे क्या था हमारा? सारा का सारा इनकम और दूसरा रेवेन्यू कह लो या फिर आपका, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूं, लाइबिलिटी। सेकंड लाइबिलिटी। ये पार्ट हमने पहले करा हुआ है। अब ये देखो मैं रिवीजन क्लासेस बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं चीजों को आपको रिमाइंड कराऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। जिस चीज में मुझे लगेगा कि भाई डिटेल में बताना चाहिए वो मैं डिटेल में आपके सामने लेके जाऊंगा। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पहला पॉइंट हमारा यही था और इस पॉइंट को हमने सीखा भी है और बुक से काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। क्वेश्चन इसके अंदर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जानना चाहते हो तो आपके बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड थे और ये हर बार हर जगह यूज हुआ है, चाहे जर्नल एंट्री हो,
चाहे कैश बुक हो, चाहे आपने कोई भी टॉपिक किया हो, इसका कहीं ना कहीं यूज है। दूसरा था हमारा टाइप ऑफ अकाउंट, एक बार और हमें करना था टाइप ऑफ अकाउंट, और ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से टाइप ऑफ अकाउंट हमें पढ़ना है, जो कि मैं अलग पेज पे लेके जाऊंगा, ये थोड़ा लेंदी है और इसे डिटेल में करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर टी शेप अकाउंट, जो कि आज कवर करेंगे टी शेप अकाउंट भी। तो आज का मेजर मैं डिटेल में क्या करवाने वाला हूं, एक तो टाइप ऑफ अकाउंट और एक टी शेप अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट जो मॉडर्न ट्रेडिशनल वाला है, बहुत बच्चों को करा दिया, बहुत बच्चों को नहीं कराया, लेकिन हम आज दोबारा कर लेंगे। एमसीक्यू में से क्वेश्चन इस पे से पूछा जाने के चांसेस पूरे बनते हैं। एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चंस पूरे चांसेस बनते हैं आपके आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट, अगर मैं टाइप ऑफ अकाउंट की बात करूं तो कितने टाइप का अकाउंट है? दो टाइप्स के अकाउंट है, एक है हमारा पर्सनल और एक है हमारा इम्पर्सनल। एक है हमारा इम्पर्सनल, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर दो पार्ट है, एक है रियल, एक नॉमिनल। रियल और एक है नॉमिनल। अब जितने भी रियल नॉमिनल है, वैसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर्स देना है या तो पर्सनल या रियल या नॉमिनल में आंसर देना है। अब पर्सनल को अगर समझना है तो पर्सनल के अंदर, हालांकि इनमें पूरे बैलेंस शीट और आपके P&L को ही लिखा गया है, पर्सनल के अंदर बोला गया कि भैया तीन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आपको कैसे पता चले कि हम इसको पर्सनल के अंदर इंक्लूड करें या पर्सनल वाला मान लें, कैसे समझे हम? तो बोला गया भैया आप पर्सनल वाला कब मानिएगा, जब आपको नेचुरल पर्सन मिले, नेचुरल पर्सन, या फिर आपको मिले आर्टिफिशियल पर्सन, और या फिर मिले रिप्रेजेंटेटिव, या मिले आपको रिप्रेजेंटेटिव। सर इसका मतलब क्या है? नेचुरल पर्सन का मतलब क्या? नेचुरल पर्सन के अंदर जब कभी भी नंबर 1 किसी पर्सन का नेम हो जाए, जैसे राम, मोहन, या दूसरा राम के बाद मान लेते हैं सोनल, तीसरा मान लेते हैं हम आपका दीपक, तो ये तीन नाम ऐसे, मतलब तीन क्या, जो भी नेचुरल पर्सन है, यानी जो पर्सन समझ सकता है, बोल सकता है, नेचुरल है, मतलब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है ये। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो उसको बोलेंगे आप कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। मैंने अगर बोला कि मान लो अक्षय कुमार, इसका बताओ कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाए, क्योंकि ये क्या है, हमारा ह्यूमन बीइंग है। समझ में आई बात आपको? तो ये है हमारा पर्सनल पहचानने का तरीका, और क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। आर्टिफिशियल पर्सन में यहां पे आ जाएगा कंपनी का नेम। कंपनी का नेम, सर कंपनी का नेम का मतलब, अब इतने सारे कंपनी हैं, जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, जैसे और क्या हो सकता है, टाटा, रिलायंस, बजाज, अडानी, बजाज। तो ये सारे जितने भी कंपनी के नाम है ना, ये भी, इसका भी नेचर अगर पूछोगे ना, तो इस नेचर को भी हम पर्सनल ही बोलेंगे। किसी भी कंपनी का नाम लेंगे तो उसका नेचर भी क्या होगा, पर्सनल के अंदर ही काउंट होगा। सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है कि ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि सारे काम तो करते हैं, बस ये एक तरीके से ह्यूमन बीइंग छोड़ के बाकी सारे इनके पास अधिकार होते हैं, कानूनन तरीके से इसको एक न्यू एग्जिस्टेंस मिला होता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर मैं पूछूं राम बताओ कौन सा नेचर वाइज है, तो बोलोगे सर पर्सनल है। अगर टाटा पूछूं तब भी क्या बताओगे, पर्सनल। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या क्या आया है इसके अंदर, एक तो सारे लाइबिलिटी, एक तो जितने लाइबिलिटी हैं सारा इसके अंदर रखा गया, जितने लाइबिलिटी हैं सारा लाइबिलिटी यहां आ गया, जैसे कैपिटल, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल। अब एग्जाम के अंदर ना मैं हर बार बताता हूं बच्चों को, लेकिन ना क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए अकाउंट पेबल, ठीक है, या सिर्फ पेबल वर्ड आ जाए, तो भाई क्रेडिटर का ही दूसरा नाम अकाउंट पेबल, या सिर्फ पेबल भी बोल दूं ना मैं, तो वो क्रेडिटर का ही क्या है, दूसरा नाम है। तो इसको क्रेडिटर को अगर मैं पेबल भी बोल दूं तो चलेगा। जैसे आपका
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी हो, जैसे आपका एडवांस इनकम, ये यहां आ गया। दूसरा, कुछ एसेट्स को भी इसमें रखा गया है, कुछ एसेट्स को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। ज्यादा एसेट्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ एसेट्स को रखा गया है, जैसे बैंक, जो बैंक अकाउंट होता है, जैसे प्रीपेड, और जैसे डेटर, जैसे बिल्स रिसीवेबल, जैसे आपका एक्रूड इनकम, और जैसे ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये किस कैटेगरी में रख दिया गया है, एसेट्स। और जितने भी ये लाइबिलिटी दिख रहे हैं, ये भी किस कैटेगरी में है, लाइबिलिटी, यानी ये भी पर्सनल के कैटेगरी में। तो पर्सनल का सेक्शन काफी बड़ा है देखा जाए तो। अगर मैं बोलता हूं बैंक का नेचर बताओ, तो आपको बताना है पर्सनल। प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर पर्सनल। लाइबिलिटी तो कोई भी बोल दूं मैं, हमेशा याद रखिएगा क्या नेचर रहेगा उसका, पर्सनल ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं सर दूसरे साइड, दैट इज रियल। दूसरे साइड दैट इज रियल। अगर मैं रियल की बात करूं तो रियल के अंदर सारे के सारे एसेट्स आएंगे, एक्सेप्ट कौन से एसेट्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट आपका इस एसेट्स को छोड़ के, जो मैंने इस लिस्ट में लिखा है। अब इस एसेट्स को छोड़ के कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? नंबर 1 मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, और भी अदर फर्नीचर, स्टॉक एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, तो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मोटर कार हो गया, ये सारे आ जाएंगे। तो बस रियल में ज्यादा कुछ नहीं है। रियल में बोला गया कि सारे एसेट्स लिख दो, लेकिन जो पर्सनल में आ गया ना उसको मत लिखना। पर्सनल वाले आपको पता चल जाए तो नहीं लिखना। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो। जैसे डेटर है, तो डेटर के पीछे कोई पर्सन होगा। अब पर्सन में या तो नेचुरल पर्सन हो सकता है या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। बैंक है, तो बैंक के पीछे भी कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, लेकिन बिल्डिंग के पीछे कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद नॉमिनल में कहा गया कि भाई बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऑल एक्सपेंस एंड जितने भी लॉसेस हैं आ जाएंगे। इसके बाद ऑल इनकम एंड गेन, वो इसके अंदर आ जाएंगे। आपके जितने भी इनकम और गेन यहां है, यहां आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहां पे कि इसके गोल्डन रूल्स बताइए। इसके क्या बोलते हैं, अकाउंट्स के गोल्डन रूल बताइए। तो अकाउंट्स का अपना गोल्डन रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं अकाउंट्स के गोल्डन रूल की बात करूं तो हर किसी का अपना गोल्डन रूल्स है। सबसे पहले पर्सनल का गोल्डन रूल्स क्या है? कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये तो हो गए पर्सनल के। जब कभी भी डेबिट होगा, रिसीवर को डेबिट कर दो। इसलिए अगर आपको देखा जाए, जब कभी भी आपको पैसे अगर आप किसी को दे रहे हो, तो रिसीवर जो होता है, जैसे मैंने पैसे राम को दिए, तो राम डेबिट टू कैश होता है, क्योंकि पैसे रिसीवर कौन है? राम है। तो ये रूल अप्लाई होगा। ये किस पे होगा? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पे भी। अब मान लेते हैं कि मैंने बैंक में पैसे आए, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? बैंक है, तो इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया जाता है। रियल का भी अपना एक रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपसे कोई भी रूल पूछ लेंगे, वो बोलेंगे गोल्डन रूल्स पर्सनल के बताइए, तो आपको ये एमसीक्यू में होगा, ये 2 पॉइंट जहां पे भी होगा वहां पे आपको टिक करना है। रियल के बताइए उसके अकॉर्डिंग। तीसरा इसके लिए रूल है, क्या रूल है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन। ये हो गए अकाउंट्स के गोल्डन रूल। इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पे आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल बताना है। समझे बात आप? निकालिए आप चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 क्या कहता है क्वेश्चन में? आपको क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में? पर्सनल, रियल और नॉमिनल बताना है। आपके सामने कुछ पॉइंट्स गिवन है। क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? पहला पॉइंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब आपको डिसाइड करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग रियल का पार्ट है, तो किस में आएगा? रियल में। नेक्स्ट क्या है? एक्साइज ड्यूटी। ये खर्चा होता है, टैक्स है ये। एक्साइज ड्यूटी क्या है? ड्यूटी। जब भी किसी अकाउंट्स में ना, हमने ज्यादातर लाइफ में सुना है टैक्स,
टैक्स का मतलब इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, ये सुना है। लेकिन टैक्स को लॉ की भाषा में कई बार हम ड्यूटी भी बोलते हैं। टैक्स को क्या बोलते हैं हम? ड्यूटी। एक ड्यूटी वो होता है जो काम करने वाला ड्यूटी होता है, और यहां पे ड्यूटी को कई बार टैक्स से होता है। तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, तो ये सारे जिसके वर्ड के आगे ड्यूटी लग जाए तो समझ जाना वो टैक्स की ही बात कर रहा है। तो अगर ये टैक्स है तो टैक्स है तो फिर क्या किस में चला जाएगा? खर्चे में, और खर्चा है तो किस में आएगा? नॉमिनल में। अगला क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी तो हमेशा किस में जाने वाला है भाई? पर्सनल में जाने वाला है। फिर क्या है अगला? कैपिटल। कैपिटल भी लाइबिलिटी का ही पार्ट है, पर्सनल में चला जाएगा। फिर क्या है? मोटर्स व्हीकल्स। तो व्हीकल्स एसेट्स होता है तो रियल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद गुडविल, वो भी फिक्स एसेट्स है, रियल में ही आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा जो है, नहीं अब देखो, इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई पर्सन करता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा, अगर इन्वेस्टमेंट आपने बिल्डिंग खरीदा है या शेयर्स खरीदे हैं, डिपेंड्स करता है कि आपने बिल्डिंग खरीदे या फिर शेयर्स खरीदे। तो कई बार आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट को पर्सनल में भी डाल देते हैं, और कई बार देखोगे आप किस में डाल देंगे? रियल में डाल देंगे। डिपेंड्स करेगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है। तो मैं भी इसके लिए नोट लिख दूंगा कि कब आपको रियल में डालना है, कब पर्सनल में डालना है। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपकी किताब में पर्सनल में डाला होगा। देखो किस में डाला हो? पर्सनल में डाला है, रियल में डाला? रियल में डाल दिया तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई होगी। तो इन्वेस्टमेंट को आप किस में? रियल में मान के चल सकते हो। बाकी अगर शेयर्स ले लेते हैं या कुछ और लेते हैं जो मेरे नाम पे होगा तो उसको पर्सनल में डाल देते हैं। अगला क्या है हमारा? सैलरी। सैलरी खर्चा है तो नॉमिनल। इसके बाद डेटर। डेटर एसेट्स है, और एसेट्स है तो इस कैटेगरी में मैंने स्पेशली लिखा, नहीं लिखा, नहीं इधर लिखा है ना, ये रहा, पर्सनल में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बैड डेट्स, खर्चा है, नॉमिनल। इसके बाद डेप्रीशिएशन, ये भी खर्चा है, नॉमिनल। वेजेस खर्चा है, नॉमिनल। रिपेयर ये भी एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। रमेश अ डेटर, वैसे नाम भी बोल देता तब भी पर्सनल बोलता, डेटर बोल दिया तब भी पर्सनल है। इंटरेस्ट रिसीव, इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ब्याज मिला है तो नॉमिनल में चला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के लिए अलग से लिखा था, ये किस में आ जाएगा? पर्सनल में आ जाएगा। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्योंकि परचेज खर्चा है, उससे रिलेटेड है, सेल्स इनकम है, उससे रिलेटेड होगा तो नॉमिनल का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है। ड्राइंग। ड्राइंग हमारा पर्सनल होता है, मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं। हालांकि वो लाइबिलिटी के अंदर नहीं आता, वो माइनस होता है लाइबिलिटी में से। तो ड्राइंग हमारा क्या होता है सर? पर्सनल। ड्राइंग पार्ट है पर्सनल का। इसके बाद क्या है? चेक। फ्रेट। फ्रेट क्या होता है हमारा? एक्सपेंस, किराया। तो किराया किस में जाएगा? नॉमिनल। इसके बाद अब रिटर्न इनवर्ड बोल दो, रिटर्न आउटवर्ड बोल दो, नॉमिनल का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। लास्ट और क्या है? बस लास्ट है। तो एक इस क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन और ये रजिस्टर का पेज निकालोगे, रजिस्टर पेज से जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना होगा, ये वाला टॉपिक, इस पेज को निकालना है जहां पे भी अभी नोट करोगे। उसके बाद पहले क्वेश्चंस को कर लेना है, बस। इससे ज्यादा कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है इस वाले टॉपिक में। क्लियर है। लास्ट वन पे आते हैं, इसके यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। लास्ट वन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टी शेप अकाउंट। लास्ट टॉपिक है हमारा टी शेप अकाउंट। सर टी शेप अकाउंट में हमसे दो चीजों के अकाउंट्स बनवा सकता है, हमसे दो चीजों पे अकाउंट्स बनवा सकता है। या तो बनवा सकता है हमसे एसेट्स के अकाउंट्स, या बनवा सकता है हमसे लाइबिलिटी के अकाउंट। या तो बनवाएगा किसके अकाउंट? एसेट्स के या लाइबिलिटी। खर्चे और इनकम के अकाउंट नहीं बनवाएगा हमसे। सर एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे? हो सकता है डेटर, हो सकता है मशीनरी, हो सकता है फर्नीचर। ये अकाउंट आपसे एसेट्स में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितना मैंने लिखा है इसी पे आपको फोकस करना है। सर लाइबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा? कैपिटल, हो सकता है आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर और डेटर का, डेटर का नाम क्या है? रिसीवेबल, और क्रेडिटर का एक और नाम क्या है? पेबल। याद रखिएगा, पेबल बोल दे, रिसीवेबल बोल दे, बात एक ही है। ये दो चीजें आपसे
यहां पे करवाया जाएगा लायबिलिटी में। अब जब भी हम इन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। एसेट्स है तो एसेट्स की बात करूं मैं तो इस पे दो इंपैक्ट पड़ सकते हैं। अगर इसके इंपैक्ट की बात करूं तो दो इंपैक्ट हो सकते हैं। सर इंपैक्ट का मतलब यानी इंक्रीज और डिक्रीज, तो या तो ये इंक्रीज हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज हुआ तो डेबिट से इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हुआ तो कहां लिखना पड़ेगा हमें, क्रेडिट साइड में। डिक्रीज हुआ तो कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। इंक्रीज हुआ तो कहां लिखेंगे, सॉरी इंक्रीज हुआ तो डेबिट में और डिक्रीज हुआ तो, और इसका अगर आपसे बैलेंस पूछ ले तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी एसेट्स का जो बैलेंस बीडी होगा वो ऑलवेज डेबिट साइड में होगा। डेबिट साइड का मतलब है जो टू साइड जिसे बोलते थे ना, टू में आएगा, बाय में आएगा। अकाउंट्स बनाते टाइम पे जो हमने कैश बुक बनाया है तो भाई टू में लिख देना या डेबिट में लिख देना, तो वही मतलब है। तो कोई भी जैसे डेटर है तो डेटर में बढ़ने के भी रीजन हो सकते हैं। बढ़ने का रीजन क्या होता है अभी मैं अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, सबके एक एक अकाउंट बना लेंगे और फिर हमें समझ में आ जाएगा। डेटर के बढ़ने के रीजन हो सकते हैं क्रेडिट सेल्स करते जाओ बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेटर बनता कैसे है, उधार माल बेचूंगा तो क्या बनेगा, डेटर। और घटने के अगर मैं इस यहाँ पे रीजन बताऊं तो घटने का रीजन क्या हो सकता है, आप यहाँ पे क्या करो, डेटर से पैसे ले लो घट जाएगा, डेटर सेल्स रिटर्न कर दे तो घट जाएगा, डिसऑनर्ड हो या फिर डिस्काउंट दे दिया डेटर को तो घट जाएगा। तो काफी सारे रीजंस बढ़ने के भी हो सकते हैं और घटने के भी हो सकते हैं। ऐसे मशीनरी में बढ़ने के रीजन एक और मशीन खरीद लो, घटने के रीजन डेप्रिसिएशन लगा दो, घटने के रीजन मशीनरी बेच दो। तो ये हो गए हमारे इसके घटने के रीजन। कैपिटल में बढ़ने के रीजन प्रॉफिट हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, एडिशनल कैपिटल लगा देंगे तो बढ़ जाएगा। घटने के रीजन ड्राइंग कर लोगे तो घट जाएगा, लॉस हो जाएगा तब भी आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ऐसे क्रेडिटर के बढ़ने के रीजन क्रेडिट परचेज कर लो, और घटने का रीजन क्रेडिटर को पेमेंट कर दो तो क्रेडिटर घट जाएगा। यानी सर यहां पे भी डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं यानी इंक्रीज की, तो इंक्रीज किधर से करना, हमेशा याद रखना क्रेडिट साइड से इसको क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है। अगर मैं डिक्रीज की बात करूं तो हमेशा याद रखना कहां से करोगे डिक्रीज, सर डेबिट साइड से डिक्रीज करोगे। कहां से करोगे इसे, डेबिट साइड से। अगर मैं बात करूं सर इस लायबिलिटी के बैलेंसेस कहां पे होंगे, बैलेंसेस की बात करूं, बैलेंस बीडी कहां होंगे, अगर दे क्वेश्चन में तो बैलेंस हमेशा इसका होगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब एक एक सैंपल अकाउंट में बना देता हूं, फिर बुक के क्वेश्चन देखेंगे एग्जैक्टली वही होगा, पहले आप समझ जाओगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले डेटर की ही बात करते हैं। अकाउंट कैसे, टी शेप अकाउंट क्यों बोला गया, क्योंकि नॉर्मली कोई भी आप अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे लाइन खींचते हो, फिर एक सेंटर पे लाइन खींचना होता है। इतना पॉइंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें एक अल्फाबेटिकल क्या नजर आता है, टी, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट को जब भी बनाया जाता है वो टी शेप में बनाया जाता है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर दोनों साइड कॉलम को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। एक इधर कॉलम होगा, यहां पे डेट वगैरह का चक्कर नहीं है, इसमें डेट वगैरह नहीं लिखना। एक इधर आ गया और एक ये कॉलम जिसे हम लेजर बोलते हैं, लेजर ही टी शेप है, दूसरा नाम उसका जो लेजर बनाया था हमने वही टी शेप है। सबसे टॉप पे जो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट, अगर मैं डेटर अकाउंट की बात करूं तो इस साइड में क्या होता है, डेबिट यानी यहां से प्लस होगा, और इस साइड में क्या होता है, क्रेडिट माइनस होगा। यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट। अगर मैं बात करूं, पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, एक और दो और अकाउंट बनाने के काम आएगा। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग का बैलेंस है तो इधर लिखोगे टू बैलेंस बीडी आपका इस साइड आ जाएगा। अब मैंने कहा उधार माल बेचा है तो बेचने से क्या होगा, डेटर बढ़ेगा घटेगा, तो टू साइड में लिखा जाएगा टू क्रेडिट सेल्स। मैंने कहा डेटर से पैसे मिल गए हैं, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो डेटर से जब पैसे मिलेंगे तो घट जाएगा डेटर हमारा, तो अब कहां लिखना होगा हमें, बाय साइड में कैश। मैंने कहा मैंने डेटर को डिस्काउंट दे दिया, फिर डेटर घट जाएगा। मैंने कहा डेटर ने रिटर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न यहां आ जाएगा। कई बार डेटर से हम गारंटी ले लेते हैं, गारंटी का मतलब उससे लिखवा लेते हैं कि भाई तुम लिखो इस पे कि कब पैसे दोगे। तो जब हम डेटर से लिखवा लेते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, एक गारंटी के तौर पे लिखवा लेते हैं किसी पेपर पे, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो अगर हमने डेटर से कोई गारंटी ले लिया तो फिर डेटर घट जाएगा, यानी यहां आएगा बिल्स रिसीवेबल।
अब कई बार वो गारंटी देने में फेल हो जाता है, मतलब गारंटी तो दिया कि 1 महीने बाद सर पैसे दे दूंगा, आपने क्या करा, एक पेपर लिया और उस पेपर के ऊपर लिख के दे दिया। मान लो मैंने आपको 10,000 का सामान बेचा, तो आप मेरे डेटर बन गए, है ना। और फिर आपने बोला मैं चलो लिख के दे देता हूं आपको, 1 महीने बाद पैसे दूंगा। तो जब आपने मुझे लिख के दे दिया तो फिर आप मेरे लिए डेटर नहीं रहे, फिर आपका नाम बदल दूंगा मैं, क्योंकि आपसे मैंने गारंटी में लिखित ले लिया। तो आपका नाम डेटर नहीं बोलूंगा, आप क्या बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल बोलूंगा। आपने प्रॉमिस किया मुझसे, कब पैसे दोगे, 1 महीने, और 1 महीने बाद आप बोलते हो अब तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं। तो मतलब आपने जो गारंटी दिया 1 महीने बाद पैसे देने का, वो नहीं दे पाए, तो इसका मतलब आप क्या हो गए, फेल हो गए अपने गारंटी को फुलफिल करने में। तो बोलेंगे आपका BR यानी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया, तो जब कभी भी BR डिसऑनर्ड होगा तो बोलूंगा चलो तुम फिर वापस क्या बन गए, डेटर बन गए। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड जब भी होगा इस साइड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं लिखना, सिंपली अकाउंट बनाया और बाय साइड में बैलेंस CD लिख दो, और या फिर CD नहीं लिखना तो CD को छोड़ दो, सिर्फ बैलेंस लिख के कर सकते हो। तो एक तरीके से लेजर हो गया। ये किसका अकाउंट बनाया हमने, डेटर का। इससे ज्यादा पॉइंट हो ही नहीं सकता, जितना पॉइंट लिखा है मैंने इतने ही पॉइंट होंगे, और एग्जाम में डेटर आ सकते हैं आपके, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं दूसरा अकाउंट, मान लेते हैं कि मैं मशीनरी अकाउंट बना देता हूं एक। कौन सा, मशीनरी अकाउंट, ये भी एसेट्स है। तो मशीनरी का बैलेंस अगर बताऊं तो टू बैलेंस इधर आएगा, अगर बैलेंस दे रखा हो तो इधर आएगा। हमने नगद में एक और मशीन खरीद लिया, जो पहले मशीनरी तक था ही, हमने नगद में एक और मशीनरी खरीद लिया, तो बताओ हमारा मशीनरी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो कैश में खरीदा है तो यहां पे टू कैश लिख देंगे, टू कैश। मान लो उधार में भी एक मशीन खरीद लिया, फिर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उधार में एक और मशीन खरीद लिया मैंने, फिर से बढ़ेगा तो फिर 2 में लिखेंगे। क्रेडिट जिससे भी, जैसे राम से खरीदा, मोहन से खरीदा, मशीनरी के ऊपर डेप्रीशिएशन लग गया, तो डेप्रीशिएशन लगने की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, तो बाय साइड में डेप्रीशिएशन। मशीनरी बेच दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा, फिर से बाय में लिख देंगे, बाय सोल्ड। और सोल्ड को ना हम डिस्कार्टेड भी बोलते हैं, डिस्कार्टेड भी बोलते हैं। डिस्कार्ड मतलब बिल्कुल, मतलब स्क्रैप कर देना, ठीक है। सोल्ड को हम स्क्रैप भी बोलते हैं, सोल्स को स्क्रैप भी बोलते हैं, सोल्ड को डिस्पोज ऑफ भी बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसे वर्ड आ जाए तो मान लेना कि ये सेल की बात कर रहा है, तो इससे घटेगा, क्योंकि नए नए वर्ड आएंगे आपके एग्जाम में। बस सिंपल, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आप चाहे मशीनरी आ जाए, चाहे फर्नीचर आ जाए, चाहे बिल्डिंग आ जाए, बात यही रहने वाला है। आप बैलेंस लिख के बस यहां पे निकाल लीजिए। बैलेंस निकालना हर किसी को आता है, कैसे निकालेंगे, इसका टोटल इस साइड और उसका बैलेंसिंग फिगर ऐसे, जैसे कि आपने कैश बुक में सीखा हुआ है। बात समझ में आ गया। ये कौन से अकाउंट हमने बना लिए, सारे के सारे एसेट्स, टी शेप अकाउंट, और वो भी किससे रिलेटेड, हम किसका, एसेट्स वाला हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। फर्नीचर होगा तो फर्नीचर में भी यही रूल अप्लाई होने वाला है। अब आ जाते हैं सर किस पे, लाइबिलिटी वाले पे। आइए लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी में पहला इंपॉर्टेंट, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ये आपके आने के पूरे चांसेस है। अगर टी शेप आया तो कैपिटल का अकाउंट आने का पूरा चांसेस है। देखो यहां पे डेबिट तो इसी साइड रहना होता है, लेकिन यहां डेबिट का मतलब माइनस हो जाता है, और यहां क्रेडिट इसी साइड होगा, लेकिन इसका मतलब प्लस हो जाए, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ जाता है और डेबिट से घट जाता है। अब अगर मेरे पास कैपिटल का शुरू का बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस, आप बैलेंस लिख दीजिए या बैलेंस BD लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा और लगा दिए कैपिटल, तो भी कहां लिखेंगे, बाय कैश में आपने और बिजनेस में पैसा लगाया। आपको प्रॉफिट हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको P&L कर मैंने लिख दिया, प्रॉफिट लिख देता हूं। जब कभी भी प्रॉफिट होगा इधर ही आएगा। आपको अगर लॉस हो जाए तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा, तो किस साइड आएगा, टू लॉस। आपने ड्राइंग किया तो ड्राइंग से कैपिटल पता है क्या होता है, घट जाता है, तो ड्राइंग की वजह से कहां आएगा, टू ड्राइंग आ गया। ये रीजन है हमारे कैपिटल के बढ़ने के या फिर घटने के। अब जो एडिशनल कैपिटल है, इसको बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि पर्सनल मोटरसाइकिल बेच के पैसे लगा दिए, तो इसका मतलब भैया पर्सनल मतलब अपने घर का सामान बेचा और पैसे लगाए उसने, तो कैपिटल ही होगा ये।
या फिर बोला जाएगा कि ज्वेलरी बेच के उसने बिजनेस में लगा दिया, या इन्वेस्टमेंट बेच के बिजनेस से लगा दिया, या सेविंग अकाउंट से पैसे करंट अकाउंट में डाल दिए। तो ऐसे इस तरीके से अलग अलग तरीके से बोलेगा। ड्राइंग के लिए अलग अलग वर्ड बोलेगा, जैसे उसने क्या करा, अपने घर का बिजली का बिल पे कर दिया, उसने अपने रेजिडेंट का रेंट पे कर दिया, उसने क्या करा, उसने अपना मान लिया जाए अपने बेटे का स्कूल का फीस भर दिया, उसने अपने बेटे के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो ये सब किसके पॉइंट माने जाएंगे, ड्राइंग के, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे जैसे मैंने लिखवाया था, पॉइंट आपको याद हो। बस यहां पे बैलेंस निकलेगा और टू बैलेंस निकल जाएगा। ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट सर? सर ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अगला एक और कोई भी अकाउंट बना लेते हैं, जैसे कि मैं क्रेडिटर अकाउंट बना देता हूं। तो क्रेडिटर अकाउंट होगा तो अब इधर से माइनस नहीं होगा, ये इधर से क्या होने वाला है, ये प्लस और इधर से माइनस। तो क्रेडिटर अकाउंट इधर से आपका माइनस होगा और इधर से क्या होगा, प्लस। तो बाय बैलेंस क्रेडिटर कब बढ़ेगा, जब उधार खरीदोगे तो परचेज। क्रेडिटर कब घटेगा, जब पेमेंट करोगे तो कैश दे दो या चेक दे दो, यानी बैंक से। अगर क्रेडिटर को सामान वापस कर दो तो परचेज रिटर्न। ये रीजन है जिसके वजह से क्रेडिटर घट जाते हैं। जैसे डेटर से हम प्रॉमिस लेते हैं ना, ऐसे क्रेडिटर के भी केस में प्रॉमिस होता है। तो डेटर के केस में हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं और क्रेडिटर के केस में क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। तो अगर हमने बिल्स पेबल दिया है तो वो भी यहां आ जाएगा, बिल्स पेबल। समझ में आई बात आपको? ये हमारा हो गया बिल्स पेबल। अगर डिसऑनर्ड हुआ तो किधर जाएगा, डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को शॉर्ट फॉर्म में बीपी कई बार लिखा हुआ देखने मिल सकता है। अब इसका बैलेंस निकल के आएगा और टू साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस। टू क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस, जो भी बैलेंस निकल के आता है। अब इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो हमें क्लियरिटी नहीं मिलेगा। सबसे पहले कैपिटल वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर का नाम 6 आ जाए, डेटर का है ये। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अकाउंट्स देव प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का अकाउंट बोल रहा है तो समझ जाओ प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है और कैपिटल अकाउंट ही बनता है। बैलेंस एक्सप्लेन द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट। बताओ कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, यहां पे टी शेप का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप समझ जाना जब आपको कोई डेटर अकाउंट बोल रहा हो, बिल्डिंग अकाउंट बोल रहा हो, एसेट्स अकाउंट बोल रहा हो, कोई भी, तो वो टी शेप अकाउंट ही है, ये समझ जाना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में टी शेप, क्या इस क्वेश्चन में टी शेप अकाउंट बोला, नहीं बोला। कई क्वेश्चन में बोल भी सकता है और कई क्वेश्चन में नहीं भी बोल सकता। आप डेटर के अंदर ऐसे भी बोल सकता है राम डेटर का अकाउंट बनाओ, तो मतलब डेटर ही है, नाम दे के आपको बस कंफ्यूज कर रहा है कि आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ। कहता है सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल तो भैया लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से घटेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बाय साइड में आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। और जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा ना तो उसको आप कैश से लिखिएगा तो बेटर रहेगा। कितने रुपए डाले इसने, ड्रॉइंग मेड बाय हिम। अब ड्रॉइंग से क्या होता है बताओ, कैपिटल कम होगा ज्यादा होगा, तो किधर लिखना चाहिए, डेबिट टू ड्रॉइंग। कितने रुपए हैं। अगला है हमारा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर से कैपिटल लगाया तो फिर बाय में मैं कैश में ही लिखूंगा, कितने 22,000। अगला है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब लास्ट टाइम पे जो एंड है हमारा, वहां पे प्रॉफिट कमाया इसने, तो प्रॉफिट किधर आएगा। पहले प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है तो बाय में। प्रॉफिट कितना है 75। बस आपको टोटलिंग करना है 59 ही है ना, 53,000। कितने हो गए हमारे 53। समझ में आया कैसे करना है। चलो तो ये देखिए आपको यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख दिया 53, और मैंने अक्सर बताया बैलेंस बीडी बना देते हैं, आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये आ गया देखो यहाँ कैश कैपिटल, तो आपको मैंने बोला कैश ही लिख दो तो सही रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कोई बड़ा सा देखते हैं, ये देख लेते हैं हम। टी शेप अकाउंट गुरमान का है, बनाना है हमें, और ये डेटर है हमारा। क्या है हमारे लिए ये डेटर। अब इसका मैं सिर्फ सीधा क्वेश्चन पूछूंगा, आप माइनस प्लस में भी बताइएगा क्या। टॉप पे आपको लिखना है डेटर और गुरमान लिखा हुआ है, तो यहां ब्रैकेट में लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां माइनस प्लस नहीं लगाना आपने, इस साइड में आप लगाना चाहते हो तो डेबिट और क्रेडिट, और नहीं भी लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है कि भैया टी शेप बनाइए, और पिछले सवाल में नहीं मेंशन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा। तो टी शेप अकाउंट की बात करें तो फॉलोइंग पर्टिकुलर
और किसका बनना है हमारा, डेटर का। तो हमें पता है डेटर बनता कैसे, कहता है गुड सोल्ड टू गुरमान, गुरमान को हमने सामान बेचा है। तो नाम आ गया तो उधार है, उधार है तो इससे हमारा डेटर यहां पे आएगा। तो टू सेल्स, कितने का सेल्स हुआ हमारा, 80,000 का, क्योंकि डेटर बढ़ेगा उधार सेल से। डिस्काउंट अलाउड टू गुरमान, मैंने डिस्काउंट दिया, यानी मेरा डेटर था उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो उससे हमारा डेटर क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा। मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा, आप डेटर हो, मैंने बोला चलो 500 कम दे देना, तो आप मुझे तो 95 दोगे ना, तो डेटर कम होगा डिस्काउंट से, तो किधर आएगा हमारा 2000। चेक रिसीव फ्रॉम गुरमान, डेटर से मुझे चेक मिल गया, तो अब डेटर घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा, क्योंकि डेटर को उधार माल बेचा था। तो 1 लाख का डेटर था, अब डेटर ने मुझे 20,000 दे दिए, तो मेरा डेटर 1 लाख थोड़ी ना बचेगा। अब डेटर कितने का बचेगा, 80 का बचेगा, तो घट रहा है ना अगर डेटर से चेक मिलेगा। तो ये बाय साइड में आ जाएगा, बाय बैंक, कितने रुपए, 20,000। कैश रिसीव फ्रॉम गुरमान, भाई चेक मिले कैश मिले बात एक ही है, तो बाय फिर से कैश, फिर घट जाएगा ये 30,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद में बेचा है हमने, और जब कभी हम नगद में किसी को बेचते हैं तो डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे ना तो डेटर का कोई लेना और ना ही कोई देना, तो इस एंट्री को करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न से डेटर फिर से क्या होगा, घट जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न, कितने रुपए, 5,000, 80,000, और बाय बैलेंस, तो 80, 23,000, ये आ गया, समझे। ऐसे क्रेडिटर का होगा तो यही लॉजिक, मैंने होल दो अकाउंट बना दिया है, फिर भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया डेटर का बैलेंस, देखोगे तो 23,000 आ गया। यहाँ पे देखो बैलेंस सीडी नहीं लिख रहा, तो मैंने बताया बैलेंस लिख दो बैलेंस सीडी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। आपको इस इलिस्ट्रेशन के बाद एक और मिल जाएगा, जैसे कि आपका क्रेडिटर हो गया मोहन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर जब आपको ट्रांजैक्शन देगा तो उसमें सेल डेटर भी और क्रेडिटर दोनों मिक्स हो जाएंगे। मान लिया जाए मैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनाना है, क्रेडिटर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनाना है, डेटर, इन दोनों क्वेश्चन को मैं मर्ज कर दूंगा, तो आपसे बोलेगा नेसेसरी टी शेप अकाउंट बनाइए, तो आपको एक डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और एक क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे आपका डेटर बनेगा और किससे आपका क्रेडिटर बनेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर नंबर था 6, इससे बाहर 6 चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 6 चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। सर इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मैंने पीछे भी बता दिया, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आपका रियल नॉमिनल भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे, और डेटर क्रेडिटर में जो इंपॉर्टेंट लगाया है, इस बार कैपिटल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ भी आ सकता है, आप सब प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर है। अब फटाफट से आपको क्या करना है, नोटिंग करना है, ये नोटिंग करिए।